नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपको परीक्षा में 1 से 2 नंबर देखने को मिल ही जाएंगे। चलिए आइए बिना वक्त गवाए चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने ही रखा हुआ है। पहला प्रश्न है, महिला जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया है वह है 6 फरवरी को। कब मनाया गया है? वह है 6 फरवरी को। 6 फरवरी को मनाया जाने वाला क्या है? महिला जननांग विकृति के खिलाफ। किसके? जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। वोमेन भी ये लिए हुए हैं। वोमेन्स कि जो जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वह तारीख कब है? वह है 6 फरवरी को। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। महिला जननांग विकृति के खिलाफ। किसके? महिला जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसकी शुरुआत नाइजीरिया की। किसकी? नाइजीरिया की पूर्व राष्ट्रपति और महिला जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहनशीलता चलाने वाली प्रवक्ता स्टेला ओबसांगो ने की है। ये कौन है? ये हैं स्टेला। कौन है? स्टेला ओबसांगो। जो स्टेला ओबसांजो हैं, इन्होंने यह किया है। आपको रफ करके दिखाते हैं। स्टेला सोनसांजो जो हैं, उन्होंने ये कौन हैं? ये हैं स्टेला ओस सांजो। जो स्टेला ओस सांजो है, इन्होंने क्या किया है? यह शून्य महिला चलाने वाली प्रवक्ता हैं। कौन है? जो महिला जननांग विकृति के खिलाफ। किसके? महिला जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहनशीलता चलाने वाली प्रवक्ता स्टेला ओसलांगो ने की है। इन्होंने यह की है। किसने? ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इन्होंने यह की है। इसी में है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? इसकी शुरुआत जो हुई है वह नाइजीरिया की। किसकी? नाइजीरिया की पूर्व राष्ट्रपति। किसमें? नाइजीरिया की पूर्व राष्ट्रपति में। इससे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब उन्हें 6 फरवरी 2003 को महिला जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहनशीलता दिवस मनाने की घोषणा की है। कब की है? 6 फरवरी 2003 को। कब? 6 फरवरी 2003 को जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहनशीलता दिवस मनाने की घोषणा की है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राहुल भाटिया। जो राहुल भाटिया जी हैं, इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं। किसके नए प्रदेशक बने हैं? ये इंडिगो एक एरोप्लेन का लोगो है, जिससे एयरलाइंस भारतीय एयरलाइंस है। इंडिगो का मतलब क्या है? भारतीय एयरलाइंस ना। जो है वो क्या किया है? राहुल भाटिया को निदेशक के रूप में चुना है। किसे चुना है? वह राहुल भाटिया को रूप में किसे? नए प्रबंधक निदेशक के रूप में चुना गया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये इंडिगो जो हवाई जहाज या एयरलाइंस पर लगने वाला लोगो है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कम लागत वाली भारतीय एयरलाइंस। ये आप देख सकते हैं, भारतीय एयरलाइंस इंडिगो ने अपने सह संस्थापक और प्रमोटर। किसे? सह संस्थापक और प्रमोटर कौन है? राहुल भाटिया। कौन? राहुल भाटिया की तत्काल प्रभाव में कंपनी के प्रबंधक निदेशक यानी एमडी के रूप में नियुक्त किया है। यानी एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये किया है राहुल भाटिया को। किसे? राहुल भाटिया को। ये आप देख सकते हैं, राहुल भाटिया को एमडी के रूप में, निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वह इंडिगो के पहले एमडी हैं। कौन है? वह इंडिगो के पहले एमडी हैं, क्योंकि इससे पहले कंपनी का कोई प्रबंधक निदेशक नहीं था। इससे पहले जो था वह कंपनी का कोई प्रबंधक निदेशक नहीं था। वह इंडिगो के पहले एमडी भी हैं। कौन है? राहुल भाटिया। इसमें अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो रोनोजॉय दत्ता हैं, इंडिया की सीईओ थी। कौन थी? सीईओ कौन थी? वह थी
रोनोजॉय दत्ता इंडिगो की सीईओ थी। चलिए आइए देखते हैं इसकी और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। इसकी जानकारी परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए ये है। ये जानकारी है इसमें, निदेशक मंडल ने अपनी बैठक के दौरान सर्वसम्मति से भाटिया की तत्काल प्रभाव में से प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त को मंजूरी दी है, जो शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है। किसके अधीन है? जो शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है। इसमें अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिगो जो है दिसंबर तिमाही के 130 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ, जो शुद्ध लाभ है यानी कि जो प्रॉफिट है वह कितना है? 130 करोड़। कितना? 130 करोड़ के साथ काले रंग में वापस आ गई है। जो काले रंग में है वह वापस आ गई है। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दिनेश प्रसाद सकलानी। जो दिनेश प्रसाद सकलानी जो हैं वह क्या हुए हैं? एनसीईआरटी के नए निदेशक बने हैं। जो नए निदेशक के रूप में किसके नए निदेशक के रूप में एनसीईआरटी के नए निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? वह हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी के निदेशक के रूप में चुना गया है। ये आप चित्र के माध्यम से देखते हैं। एनसीईआरटी जो है ये देख सकते हैं, ये इसका लोगो है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट रखा हुआ है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का नया निदेशक नियुक्त किया है। जो एनसीईआरटी है यह क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? जो नेशनल काउंसिल का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी। यही इसका फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का नया निदेशक के रूप में किया गया है। इसका अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु होने तक जो भी पहले हो, इससे पहले जो भी हो जाएगी या फिर 5 वर्ष हो जाए, 5 वर्ष की अवधि हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु हो जाए, तो इसके लिए नियुक्त किया गया है। इनसे पहले अगर इसका कोई कार्यकाल हो जाता है तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एनसीईआरटी का स्वायत्त निकाय है जो स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियों पर सरकार को सहायता और सलाह देता है। क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है, ये आपको रफ करके दिखाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि स्कूली शिक्षा जो है, स्कूली शिक्षा में किसमें? स्कूली शिक्षा में सुधार और नीतियों पर सरकार को सहायता और सलाह देता है। ये इसका है स्वायत्त निकाय है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न रखा है, एस.आर. नरसिम्हन। जो एस.आर. नरसिम्हन हैं जो POSOCO के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। ये आप देख सकते हैं नरसिम्हन को, जो एस.आर. नरसिम्हन हैं, ये आप चित्र के माध्यम से देख लीजिए। ये देख सकते हैं, ये हैं चित्र के माध्यम से देखिए, ये हैं नरसिम्हन जो हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लीजिए। जो POSOCO है उसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। जो है पावर, आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। ये है पावर कॉरपोरेशन, पावर कॉरपोरेशन पावर सिस्टम ये है पावर सिस्टम
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। किसका है? POSOCO। पी का मतलब है, PO का मतलब है पावर, और S का मतलब है सिस्टम, O का मतलब है ऑपरेशन, C का मतलब है कॉरपोरेशन, और लिमिटेड, ये है क्या, इसका फुल फॉर्म। चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। फैक्ट है इसका, फैक्ट है पावर सिस्टम कॉरपोरेशन, जो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, POSOCO के निदेशक सिस्टम ऑपरेशन क्या है, सिस्टम ऑपरेशन कौन है, SR नरसिंगन ने अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक का पद अतिरिक्त प्रभार संभाला है। अतिरिक्त प्रभार है ये इनका, किसका है, अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक का पद संभाला है। चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनका, उनकी नियुक्ति कब की गई है, उनकी नियुक्ति 1 फरवरी 2022 को प्रभावी है। कब है? 1 फरवरी 2022 को। इसमें अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उन्हें 2019 में IEEE दिल्ली कैपिटल आउटस्टैंडिंग इंजीनियरिंग अवार्ड, कौन सा, आउटस्टैंडिंग इंजीनियरिंग अवार्ड 2020 में CIGRE के विशेष सदस्य से सम्मानित किया गया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है, अगला प्रश्न है दिशा पटानी, जो आप देख सकते हैं ये एक्ट्रेस हैं, किस एक्ट्रेस हैं, किसकी, बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं दिशा पटानी जी हैं, बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। किसकी? बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। किसे किया गया है? वो दिशा पटानी जी हैं। यह एक एक्टर हैं, बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही उम्दा एक्टिंग करती हैं दिशा पटानी। यह, चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट है बाटा इंडिया लिमिटेड, जो बाटा इंडिया लिमिटेड है, बाटा इंडिया लिमिटेड ने अभिनेत्री दिशा पटानी को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अपनी कंपनी अपने कितने 1500 बाटा के स्वामित्व वाले फ्रेंचाइजी स्टोर के माध्यम से सालाना 47 मिलियन जोड़ी फुटवियर बेचता है। कितने मिलियन फुटवियर बेचता है? वह है 47 मिलियन फुटवियर बेचता है। चलिए आइए देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है अगला, इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके उत्पादों को bata.in पर बेचा जाता है। किस पर बेचा जाता है? इसकी साइट है bata.in पर, और पूरे भारत में जो है हजारों मल्टी ब्रांड फुटवियर डीलर स्टोर में बेचा जाता है। जो डीलर स्टोर हैं उसमें बेचा जाता है। हजारों कितने हैं? हजारों मल्टी ब्रांड फुटवियर। चलिए इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इससे पहले बाटा कृति सनोन, स्मृति मंदाना आदि सहित मशहूर हस्तियों से संबंधित रह चुका है। जो बाटा है ये भी कृति सनोन जो हैं, यह भी एक एक्टर हैं। इनसे पहले यह इनका ब्रांड एम्बेसडर थी। उसके बाद स्मृति मंदाना, यह महिला क्रिकेटर टीम की उम्दा खिलाड़ी हैं, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं स्मृति मंदाना, जो क्या हैं, भारतीय महिला टीम क्रिकेट, यानी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक उम्दा खिलाड़ी हैं स्मृति मंदाना। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्या किया है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। ये आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये आप चित्र के माध्यम से देखिए। ये हैं नरेंद्र मोदी जी, जो क्या हैं, अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि PM हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने क्या किया है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। यह किसके है? यह रामानुजाचार्य की स्मृति है। किसकी स्मृति है? रामानुजाचार्य। आप इसको लिख लीजिए, रामानुजाचार्य हैं ये।
कौन है? रामानुजाचार्य की स्मृति है। ये किसकी स्मृति है? रामानुजाचार्य की स्मृति है। किसने की है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की जो है अनावरण किया है। किसकी वो मूर्ति का अनावरण किया है? वह मूर्ति है रामानुजाचार्य की। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी के भक्त, यानी कि 21वीं सदी के हैं कौन भक्त हैं? जो संत रामानुजाचार्य की स्मृति, जो संत रामानुजाचार्य आप देख सकते हैं, ये हैं संत रामानुजाचार्य, ये आप देख लीजिए संत रामानुजाचार्य, ये हैं संत रामानुजाचार्य, ये आप देख सकते हैं। इनकी स्मृति में हैदराबाद में किस में बनाई जा रही है? हैदराबाद में 216 फीट ऊंची, कितनी? 216 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित की है। जो भारत राष्ट्र है उसको यह मूर्ति समर्पित की है, स्मृति समर्पित की है। स्मृति में जो चित्रण है वह किसका है? वह चित्र है भक्त संत रामानुजाचार्य का। और यह किसके हैं? 21वीं सदी के रहने वाले हैं। और कितनी ऊंची यह प्रतिमा बनाई जाएगी? यह प्रतिमा 216 फुट, कितनी? 216 फुट ऊंची होगी। और इसका नाम क्या है? इसका नाम भी याद रखिए, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इसमें अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रतिमा की परिकल्पना। जो प्रतिमा की परिकल्पना है श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्ना जीयर स्वामी ने की है। किसने की है? चिन्ना जीयर स्वामी ने की है। चलिए आइए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है प्रतिमा का उद्घाटन। जो प्रतिमा का उद्घाटन है 12 दिवसीय श्री रामानुज जो सहस्त्राब्दी है समारोह का एक हिस्सा है, जो भक्ति संत की चल रही 1000वीं जयंती समारोह है। किसनी है? 1000वीं जयंती समारोह है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कार्यक्रम के दौरान संत का जीवन और उनकी शिक्षाओं पर एक 3D प्रस्तुत भी दिखाई जाएगी। क्या है? कार्यक्रम के दौरान, जब ये कार्यक्रम होगा उसके दौरान, जब कार्यक्रम के दौरान संत की जीवनी, जो संत की जीवन है और उनकी शिक्षाओं पर एक 3D का मतलब है एक 3D प्रस्तुति भी दिखाई जाएगी, यानी कि चित्रण भी दिखाया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नवदीप गिल की पुस्तक जो है, नवदीप गिल की पुस्तक गोल्डन बाय नीरज चोपड़ा का विमोचन किया है। यह पुस्तक क्या है? गोल्डन बाय नीरज का विमोचन किया है। ये आप देख सकते हैं गोल्डन बाय नीरज का विमोचन करते हुए नवदीप गिल की ये पुस्तक है। नवदीप गिल भी आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये आप देख सकते हैं, ये हैं नवदीप गिल जी। इन्होंने क्या किया है? एक पुस्तक का विमोचन किया है। उस पुस्तक का टाइटल है गोल्डन बाय नीरज चोपड़ा। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है खेल खेलक नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखित एक लघु जीवनी है जो गोल्डन बाय नीरज चोपड़ा का 3 फरवरी 2022 को विमोचन किया। कब किया है? 3 फरवरी 2022 को। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है यह नवदीप द्वारा लिखी गई 7वीं पुस्तक है। कितने नंबर की पुस्तक है? 7वें नंबर की पुस्तक है। यह 7वें नंबर की पुस्तक है। खेल के साथ साथ खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली 6ठी पुस्तक है। खेलों को ध्यान केंद्रित करने वाली यह 6वीं पुस्तक है। कितनी? 6वीं पुस्तक है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट रखा है कि लोकप्रिय जो लोकगीत है, लोकगीत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित, किसके? लोकगीत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक बाल साहित्य की विधा से है। कहाँ से है? बाल साहित्य की विधा से है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? 72 पृष्ठ हैं और इसमें नीरज के जीवन, इतिहास और उपलब्धि को शामिल किया है। इसमें जो नीरज जी हैं इनकी जीवन के इतिहास के बारे में, उपलब्धियां इसके जीवन की, नीरज की जीवनी और इतिहास और इनकी उपलब्धियों के बारे में भी बताया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है नाटो प्रमुख क्या है? नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के प्रमुख होंगे। ये आप देख सकते हैं जेम्स स्टोल्टनबर्ग को। ये हैं, आप चित्र के माध्यम से देखिए, ये चित्र के माध्यम से ये रखे हैं। ये हैं जेम्स स्टोल्टनबर्ग हैं। यह क्या हैं? यह नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के प्रमुख होंगे। जो नॉर्वे का केंद्रीय बैंक है उसके यह प्रमुख होंगे। कौन है ये? यह हैं जेम्स स्टोल्टनबर्ग हैं यह। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है उत्तर अटलांटिक संधि। जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है नाटो, जो नाटो है वो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के प्रमुख कौन है? प्रमुख हैं जेम्स स्टोल्टनबर्ग। वर्ष के अंत में, जो वर्ष है उसके अंत में नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। जो नॉर्वे के केंद्रीय बैंक है उसका कार्यभार संभालेंगे ये। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है यह नियुक्ति पश्चिम और रूस यह नियुक्ति पश्चिम और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है। जो बढ़ते तनाव के बीच यह नियुक्ति की गई है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है पश्चिमी देशों को डर है कि मॉस्को है यूक्रेन पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। जो नाटो संगठन में शामिल होने की इच्छा रखता है। कौन नाटो में शामिल होने की इच्छा रखता है? वह है यूक्रेन पर जो मॉस्को वह यूक्रेन पर किस पर आक्रमण करेगा? मॉस्को यूक्रेन पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। फैक्ट है पश्चिमी देशों को डर है कि मॉस्को यूक्रेन पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है जो नाटो के संगठन में शामिल होने की इच्छा रखता है। इसमें अगला है लेकिन 62 वर्षीय प्रशिक्षित अर्थशास्त्री श्री स्टोल्टनबर्ग ने जोर देकर कहा है कि वह अक्टूबर में अपने कार्यकाल के अक्टूबर में अपने कार्यकाल के अंत तक नाटो महासचिव के रूप में बने रहेंगे। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है नॉर्वे का केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति निर्धारित करता है लेकिन देश की विशाल प्रभुत्व धन कोष का प्रबंधन भी करता है जो दुनिया में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को पढ़ने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दें, उसको ऑल पर लगा लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।